नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में जो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसका 15वां पार्ट 15 पार्ट, जो कि अपने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ये बुक अपने रिकमेंड है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी अपनी चल रही है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो अभी तक हमने इसमें नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास है उसमें पढ़ा था, 14वीं जो क्लास थी हमारी 14 क्लास थी 14, उसके अंदर हमने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी बात हम कर रहे थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य जो भाग है, मेन भाग है, वो तो टेस्टिस होते हैं। वो एक जोड़ी होते हैं जो कि वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश में पाए जाने का कारण आपको बताया था, क्योंकि जो शरीर का तापमान है वो 2 से 3 डिग्री यहाँ पर कम होता है और उस कंडीशन में यहाँ पर शुक्राणु निर्माण चलते रहते हैं। अब मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, एक तो क्रिप्टोक्रिडिज्म बताई थी, एक एजोस्पर्मिया बताई थी। तो क्रिप्टोक्रिडिज्म या गोपिक वर्षणता जो कंडीशन होती है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वह कंडीशन जिसके अंदर जब वर्षण जो है उदर गुहा से वर्षण कोश में नहीं आ पाते हैं, उस घटना को हमने गोपिक वर्षणता नाम दिया था। और अब चूंकि वर्षण उदर गुहा में रह जाते हैं, वर्षण कोश में नहीं उतर पाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वहाँ उदर गुहा में अधिक तापमान के कारण शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। तो उस घटना को हमने नाम दिया था एजोस्पर्मिया। तो ये बात मैंने आपको कल बताई थी। उसके अलावा फिर हमने जो स्ट्रक्चर देखने शुरू की थी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस है उसकी हम बात करें। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर यूँ कह सकते हैं कि नर का मुख्य जननांग होता है, और टेस्टिस के अंदर जो मुख्य उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती हैं वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिकाएँ। वो उनके बारे में अपने बात कर रहे थे कि जो शुक्रजनक नलिकाएँ हैं वो वर्षण के अंदर पाई जाती है और वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। अब चूँकि मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो ये शुक्रजनक नलिका नाम क्यों दिया गया है, ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शुक्रजनक का मतलब है शुक्राणुओं का निर्माण करना, नलिका का मतलब है ऐसी संरचना जो नलिका के समान होती है, उसको क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। तो कल अपने एक स्ट्रक्चर देखी थी टेस्टिस की, टेस्टिस को हमने बाहर निकाला था। तो बाहर निकालने के बाद में आपको बताया था कि टेस्टिस के चारों ओर 2 आवरण होते हैं, एक तो ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है, एक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कल बताया था आपको ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया 2 आवरण पाए जाते हैं। और जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये भी 2 भागों में बना होता है, विसरल पेरिटोनियम बाहर का कौन सा आवरण होता है, विसरल पेरिटोनियम, और जो अंदर की ओर आवरण होता है उसको विसरल पैराइटल कहते हैं, विसरल पैराइटल कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हमने बात की थी कि जो बाहर का आवरण होता है उसको विसरल पैराइटल कहते हैं, और जो अंदर की ओर आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, विसरल पेरिटोनियम। या हम कह सकते हैं कि ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होती है वो खुद 2 लेयर की बनी होती है। बाहर की लेयर, आउटर लेयर क्या कहलाती है, विसरल पैराइटल, और इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर क्या कहलाती है, विसरल पेरिटोनियम। ये केवल और केवल सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी जो लेयर थी वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये श्वेत तंतु में संयोजी की बनी हुई संरचना होती है, और बताया था कि ये अंदर चूँकि टेस्टिस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक भरा रहता है। अब आपको बताया था कि जो संयोजी ऊतक है उसके बीच बीच में धंस करके मीडियास्टिनम या पटों का निर्माण करती है, और 2 पट या सेप्टम के बीच में जो एक संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं लोब्यूल्स या पिंडक कहते हैं। और लोब्यूल्स या पिंडक जो होते हैं उसके अंदर प्रत्येक लोब्यूल या पिंडक के अंदर 2 से 3 कुंडलित नलिका नुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नाम दिया था।
अब देखिएगा स्टूडेंट, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वही मुख्य इकाई है जिसी से वर्षण का निर्माण होता है, और वही ऐसी इकाई है जो कि वर्षण के अंदर कार्य करती है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब देखिएगा स्टूडेंट की जो अपनी जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके चारों ओर जो संयोजी ऊतक होता है उसके बीच बीच में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, कुछ अंतराल पर पाए जाते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। अब आपको कल मैंने ये भी बताया था कि जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं ये आगे जाकर के एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम रिटे टेस्टिस कहते हैं। रिटे टेस्टिस से छोटे छोटे 8 से 10 नलिकाएं निकलती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं, जिनको हमने वासा इफ्रेंसिया नाम दिया था, वासा इफ्रेंसिया नाम दिया था। और वासा इफ्रेंसिया आगे एक लंबी कुंडली 6 मीटर लंबी संरचना में खुलती है, नलिका में खुलती है, जिसको हमने नाम दिया था अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं, शीर्ष अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण और पूछ अधिवर्षण। ये तीनों भाग मिलकर के पूरा अधिवर्षण या एपिडिडाइमस बनाते हैं। अधिवर्षण आगे किस में खुलता है? वासा डिफरेंस में। तो कल तक हमने ये संरचना देख ली थी। अब स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टीएस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कुछ किताबों में नाम दे रखा है टीएस ऑफ टेस्टिस, यानी वर्षण की अनुप्रस्थ काट या शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट। क्योंकि शुक्रजनक नलिका की हमें अनुप्रस्थ काट देखें तो हमें पता लगेगा कि उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो उसके लिए आज अपने इसका डायग्राम देखने जा रहे हैं वर्षण के अनुप्रस्थ काट का, तो वो आज अपने डायग्राम देख रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो टेस्टिस की जो अनुप्रस्थ काट होती है, इसके अंदर सबसे पहले जो बाहर की ओर एक ट्यूनिका प्रोप्रिया आवरण होता है, और ट्यूनिका प्रोप्रिया जो होता है उसके अंदर की ओर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है उस जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में जो है यूँ कह सकते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ट्यूनिका प्रोप्रिया बाहर का आवरण हो गया शुक्रजनक नलिका के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जो उसके बीच में स्तंभाकार सर्टोलिक सेल्स या सेंस सेल्स पाई जाती है, आलंबन कोशिकाएं या नर्स कोशिकाएं पाई जाती है जो शुक्राणुओं को पोषण सारा और शुक्राणु निर्माण का नियंत्रण करती है। तो वो सारी चीज़ आज अपने देखने जा रही हैं। तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ थोड़ा, जो डायग्राम बन रहा है अपने वो बन रहा है शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट इस तरह से हम ले रहे हैं, तो वो चित्र हमें लगभग राउंड शेप में दिखेगा इस तरह से।
तो स्टूडेंट देखिएगा, अब ये अपने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है किसका? टीएस ऑफ टेस्टिस। डायग्राम किसका है ये? टीएस ऑफ टेस्टिस, या कुछ बुक्स के अंदर इसको नाम दिया जा सकता है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर नाम दिया जा सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अब आपको पता है टीएस सेक्शन के अंदर कोई भी कोशिका जो होती है वो हमें गोलाकार दिखाई देती है सेक्शन के अंदर, तो हमने ये गोलाकार स्ट्रक्चर बना दी है और जो अपने को दिख रही है। जैसे ये एक शुक्रजनक नलिका है, इस शुक्रजनक नलिका का हमने ये सेक्शन काट के ये अपने को बड़ा करके दिखता है, आवर्धन करके अपने को दिखता है। तो देखिएगा स्टूडेंट कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बाहर की ओर जो एक शुक्रजनक नलिका होती है, ये एक पिंड के अंदर पाई जाती है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के दो आवरण होते हैं, बाहर का आवरण ट्यूनिका प्रोपरिया कहलाता है और अंदर का आवरण क्या कहलाता है? जर्मिनल एपिथेलियम का। तो आप देख सकते हो ये बाहर का जो ये आवरण है ये ट्यूनिका प्रोपरिया है और ये अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर्स हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के बीच के अंदर कुछ संख्या में कम और स्तंभाकार कोशिकाएं अपने को दिख रही है, जिनको क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल। क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल या स्पोर्टिंग सेल और नर्स सेल या सेंस्टेकुलर सेल भी इसको कहते हैं। ये इसके तीनों नाम इसी के हैं। ये कोशिकाएं संख्या में कम होती हैं, जिन सर्टोली कोशिकाएं खोज एनरिको सर्टोली ने की थी। सारा ये प्रदान करती है शुक्राणु को, इसलिए इनको स्पोर्टिंग सेल कहा जाता है। नर्स सेल क्योंकि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नर्स सेल। अब देखिएगा कि दो कोशिकाएं, एक तो जर्मिनल एपिथेलियम और बीच में जर्मिनल एपिथेलियम संख्या में ज़्यादा होती है, जबकि सर्टोली सेल्स लंबी स्तंभाकार होती है, संख्या में क्या होती है? कुछ एक होती है, कम होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना के अंदर जो परिभाषा है वो यही है कि वर्षण में शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जब घटना होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर समसूत्र विभाजन होता है। दिख रहा है आपको ये जर्मिनल एपिथेलियम, इनके अंदर सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है? समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन जैसे ही होता है तो अब चूंकि समसूत्र विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका जनक की क्या होती है? हमेशा समान होती है। तो ये कोशिकाएं बनेगी, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम कौन सी? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम है यानी कि जननी कुक्कुला स्तर है, ये हिंदी में क्या कहलाती हैं? जो स्पर्मेटोगोनियल शुक्राणु मात्र कोशिका। अब तो जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्र विभाजन होता है, जिससे क्या बनती हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करती है? अब आगे जा करके अपने आकार को बड़ा करती है। आकार को बड़ा कर करके आकार को वो दोगुना कर लेती है, क्योंकि आकार बड़ा होने का कारण क्या है कि कोशिका जो अपने अंदर जो यूँ कह सके कोशिका द्रव्य पदार्थ और केंद्र के पदार्थों का क्या करती है? संचय करती है। संचय करने से उसका आकार क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। तो जब बड़ा हो जाता है तो इन बड़ी कोशिकाओं को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो बड़ी कोशिकाएं हैं। अब देखिएगा कि जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया बनी, और स्पर्मेटोगोनिया कोई विभाजन नहीं कर रही है, केवल क्या कर रही है, अपने आकार को बड़ा कर रही है, इसलिए हमने आकार भी बड़ा बना दिया है, और इनका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, और अर्धसूत्री फर्स्ट को हमेशा न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। इसलिए क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है तो जिससे छोटी कोशिकाएं बनती हैं कुछ आकार में, उनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, फिर आगे फिर विभाजित होती हैं, और कौन सा विभाजन करती है, अर्धसूत्री सेकंड, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। फर्स्ट जो है उसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से जनक संतरी कोशिका में आधी रह जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन। और अर्धसूत्री सेकंड जो है किसकी तरह होता है, समसूत्री की तरह, ये आपने पढ़ा हुआ होगा पहले। तो अब क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहले अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ तो जिससे क्या बनी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, एन, यानी हैप्लॉइड रह जाती है। देखिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया और जर्मिनल एपिथेलियम साइट 2n होती है, कौन सी होती है, ये 2n होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ तो ये जो बनने वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये सारी की सारी n रह जाती है, यानी हैप्लॉइड रह जाती है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा जो कि समसूत्री की तरह होता है, तो इसलिए इसे n से n कोशिकाएं बनती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सेकेंड स्पर्मेटिड कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड, यानी हिंदी में अगर बोलें तो गोलाकार शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं, जिनसे आगे जाकर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि स्पर्मेटिड जो है वो आगे किसी प्रकार का विभाजन नहीं करती है, बल्कि अपना कायांतरण करती है। कायांतरण मतलब अपने आकार आकृति में परिवर्तन करती है। इस घटना को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, या इसको कहते हैं शुक्र कायांतरण। तो स्पर्मेटिड कोशिकाएं बिना किसी विभाजन के केवल अपने आकार आकृति को गोलाकार आकार आकृति से लंबी बेलनाकार पूर्वयुक्त संरचना में चेंज हो जाती है, और उस बनी हुई संरचना को क्या कहते हैं, स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। अब देखिएगा स्पर्म या शुक्राणु जो है वो बनने के बाद में कहाँ चिपक जाते हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं से चिपक जाते हैं। सर्टोली कोशिका एनरिको सर्टोली ने की थी, उसके अलावा ये शुक्राणु को बनने के बाद में चिपकाती हैं अपने से, उनको सहारा प्रदान करती है, इसलिए इनको आधारीय कोशिका या सपोर्टिंग सेल कहा जाता है। और ये शुक्राणु को जब तक वो आगे नहीं जाते हैं, रेटेटेस्टिस से होते हुए एपिडाइमस से तक नहीं जाते, तब तक उनको ये पोषण भी प्रदान करती है, इसलिए इनको नस सेल भी कहा जाता है। इनका एक नाम हो रहा है सेंस सेल्स। तो सर्टोली कोशिकाएं ये सारे काम करती हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को सहारा प्रदान करती है, शुक्राणु को यूँ कह सकते हैं कि अपने से चिपकाए रखती है। तो इस कारण से इसके अलग अलग नाम इसमें रखे गए हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट की जो ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये एक कार्य और करती है। ये क्या करती है कि जो आवश्यकता से अधिक जो शुक्राणु यहाँ मौजूद हो जाते हैं, कुछ शुक्राणु डेड हो जाते हैं, तो उनका जो कह सकते हैं कि उनको अपघटित करके उनको वापस यहीं कोशिका द्रव्य में मिला देती हैं। तो ये काम भी कौन करती है, सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये कोशिकाएं एक मुख्य काम और करती है, इनके द्वारा इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन भी स्रावित होता है। इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन क्या करता है कि ये जो हार्मोन है ये जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो एफएसएच हार्मोन स्रावित करता है उसका संदमन करता है। क्यों करता है? क्योंकि एफएसएच हार्मोन नर के अंदर शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। अब जैसे यहाँ शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है इस शुक्रजनक नलिका की गुहा में, तो उस समय क्या होता है कि इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन सर्टोली कोशिकाएं बनाती है। ये सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बना करके एफएसएच जो है इसका संदमन कर देते हैं, जिससे शुक्राणु निर्माण की क्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर बने हुए शुक्राणु जो है आगे रेटेटेस्टिस से होते हुए आगे एपिडाइमस तक से पहुँच जाते हैं, तो जो सर्टोली कोशिकाओं का इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन है ये क्या हो जाता है, बनना बंद हो जाता है। और बनना बंद हो जाएगा तो जिससे एफएसएच वापस अपना प्रभाव शुरू कर देता है, जिससे शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, शुक्रजनन के अंदर आता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर छोटी छोटी कुछ बातें वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो सबसे पहली बात तो यहाँ पर पहला विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री होता है, और दूसरा विभाजन कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री दो भागों में होता है, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं। देखो, जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल। और स्पर्मेटोगोनियल सेल आकार बड़ा करती है। आकार बड़ा जब करती है तो बनी कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री सेकंड होता है तो क्या बनती है, स्पर्मेटिड बनती है। अब देखिएगा
कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने में कोई भी विभाजन नहीं हो रहा है और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में भी कोई विभाजन नहीं हो रहा है। उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स जो होती हैं 2n होती है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती है वो n होती है। स्पर्मेटिड भी n होते हैं, स्पर्म भी क्या होते हैं, n होते हैं। अब देखिएगा कि एक घटना आती है शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण का मतलब क्या होता है कि जो गोलाकार शुक्राणुपूर्वी कोशिका है उसका ये गोलाकार होती है, एचल होती है। गोलाकार एचल कोशिका जो होती है स्पर्मेटेड सेल, उसका लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त गतिशील संरचना शुक्राणु में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये घटना यहाँ जो हो रही है ये स्पर्मियोजेनेसिस होती है, जिसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। अब देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। एक तो आती है अपनी गुणन अवस्था, स्पर्मेटोजेनेसिस भी साथ में हम देख सकते हैं, इसमें हो ही रहे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम से शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ इसमें 3 अवस्थाएं थी, गुणन अवस्था, वृद्धि प्रावस्था और लास्ट कौन सी है, परिपक्वन अवस्था। लास्ट कौन सी है, परिपक्वन अवस्था। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज, इसको कहते हैं ग्रोथ स्टेज, इंग्लिश में अगर हम बात करें ग्रोथ स्टेज। इसको कहते हैं मैचुरेशन स्टेज, मैचुरेशन स्टेज। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि गुणन प्रावस्था का मतलब क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होना क्या कहलाता है, गुणन अवस्था कहलाती है। वृद्धि प्रावस्था में जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है उनके द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होना, या यूँ कह सकते हैं कि जो वृद्धि प्रावस्था के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है वो अपने आकार को 2 गुना कर लेती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, वृद्धि प्रावस्था। इस दौरान बनने वाली कोशिका कौन सी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और परिपक्वन अवस्था का मतलब क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड का होना, जिससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं, वो अवस्था कौन सी कहलाती है, परिपक्वन अवस्था कहलाती है। तो ये तीनों अवस्था यहाँ पर शो हो रही है। जर्मिनल एपिथेलियम से इसका निर्माण होना क्या कहलाती है, गुणन प्रावस्था। इससे इसका निर्माण होना कौन सा है, वृद्धि प्रावस्था। इससे इनका निर्माण होना क्या कहलाता है, परिपक्वन अवस्था। तो तीनों अवस्थाएं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये चलती रहती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ बातें और करते हैं कि हमने बात की थी कि जो जर्मिनल ये अपनी शुक्र नलिका इसके चारों ओर संयोजी तक भरा हुआ होता है, तो जो अपने को संयोजी तक दिख रहा है। उसके अलावा आपको बताया तो संयोजी तक में कुछ दूरी पर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल, जो मैं नाम लिखना भूल गया हूँ। इनको कहते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, जिनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। जो कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपको पता ही है नर के अंदर बनता है, जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जननांगों के विकास, शुक्राणु निर्माण की क्रियाओं का प्रेरण करता है। उसके अलावा बीच बीच में अपने को क्या दिख रही है, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए, और जो टेस्टिस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो आज अपना जो डायग्राम है ये है वृषण के अनुप्रस्थ काट या सेमिनिफरस ट्यूबुल्स की क्या है, अनुप्रस्थ काट का डायग्राम, जो अपने को ये बता रहा है कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपने जो देखेंगे घटना, वो जो शेष बचे हुए भाग हैं उनकी अपनी बात करेंगे। थैंक यू।